कहानी शुरू होती है रसेल रेमंड, जो एक गिरे हुए कुलीन परिवार से हैं। अब वह अपने परिवार का नाम और अपने परिवार के पूर्व गौरव को बहाल करने की आखिरी उम्मीद दोनों को खोने के बाद एक भाड़े के सैनिक के रूप में अपने दिन बिता रहा है। इन दिनों वह केवल अपना गुजारा करने के लिए भाड़े की नौकरियां लेता फिरता है। काम की उनकी नवीनतम खोज उन्हें राज्य की राजधानी में वापस ले आई है, जिसे कैमलॉट के नाम से जाना जाता है। इसे यूं ही राजधानी नहीं कहा जाता, यहीं पर जादुई मीनार खड़ी है, राज्य के सबसे शक्तिशाली अभिभावकों का घर। अपने जीवन में एक समय पर रसेल ने भी अपने परिवार के पतन को रोकने के लिए टावर में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। आप देखिए, साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार को महल से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रसेल को अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए जादुई मीनार में जाना पड़ा, और इस प्रक्रिया में जब वह काफी छोटा था तब वह अपनी मां से अलग हो गया था। उनके द्वारा किए गए सभी बलिदान व्यर्थ थे, क्योंकि जादुई मीनार पर आवेदन करने का मौका मिलने से पहले ही उन्हें अकादमी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें 3 असफल ग्रेड प्राप्त हुए, और अकादमी के प्रमुख के अनुसार यह अकादमी के पूरे इतिहास में पहली बार था। हालांकि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन समस्या यह थी कि वह जादू में दूसरे चक्र तक नहीं पहुंच सके। उसके प्रगति न कर पाने का कारण मोनोवेन संकुचन नामक स्थिति थी। जाहिरा तौर पर उसके मोनोवेन पतले और कमजोर थे, जिसका अर्थ है कि वह केवल सीमित मात्रा में ही मैना को अवशोषित कर सकता था। इसके अलावा वह इसमें से कुछ भी जारी नहीं कर सका, जो कि एक जादूगर के लिए सबसे बुरा अभिशाप हो सकता है। इसलिए रसेल ने एक भाड़े के सैनिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। हालांकि भाड़े के क्षेत्र में उनके सभी अनुभवों ने उन्हें दूसरे चक्र तक पहुंचने में मदद की, फिर भी उन्हें तीसरे दर्जे का जादूगर माना जाता था। सफेद टावर के द्वार अचानक खुलते हैं, और परिचारक घोषणा करता है कि अस्थायी नौकरियों के लिए आज का पंजीकरण समाप्त हो गया है, इसलिए उन्हें कल वापस आना होगा। जो भी लोग आधे दिन से बाहर इंतजार कर रहे थे, वे यह सुनकर नाराज हो गए, लेकिन चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने जाने का फैसला किया। इस बीच हमारा लड़का वहीं बैठा रहता है, चुपचाप सुनता रहता है कि दूसरे क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक अफवाह का उल्लेख किया है कि संग्रहालय अस्थायी जादूगरों की तलाश कर रहा है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति का तर्क है कि वे केवल कुछ छोटे कार्यों के लिए पहले मंडली जादूगरों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए वहां काम करना शर्मनाक होगा। लेकिन हमारा लड़का इसे इस तरह से नहीं देखता है, खासकर जब से उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा बचा है। बाद में वह प्रसिद्ध संग्रहालय लूवर में पहुंचे। अंदर वह संग्रहालय के मालिक का अनुसरण करता है, जो हमारे लड़के सहित सभी नए भर्ती किए गए श्रमिकों को इस जगह का परिचय देता है। मालिक बताते हैं कि इस सप्ताह कई अभिजात्य लोग आएंगे, इसलिए सब कुछ बेदाग होना चाहिए। वह उन्हें चेतावनी देते हैं कि सफाई करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यदि वे कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही वे कलाकृतियों से सजी हुई, जो नकली हो सकती हैं, दालान से गुजरते हैं, हमारे आदमी को अचानक एक बंद दरवाजा दिखता है, जो अजीब तरह से परिचित लगता है। नेमप्लेट से पता चलता है कि यह काल्पनिक प्रजाति का कमरा है, और रसेल को अपने दिमाग में एक अजीब सा एहसास होता है कि उसने इस जगह को पहले देखा है। उसी क्षण किसी रहस्यमय कारण से उसकी मां की अंगूठी कंपन करने लगती है। वह कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखता रहता है, और इससे पहले कि उसे पता चलता, उसका शरीर अपने आप काम करना शुरू कर देता है। वह दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है। अंदर जाते ही रिंग का कंपन तेज हो जाता है। बंद कर लेता है कि उसकी मां उससे क्या कहना चाह रही है। उसका मन अतीत की ओर चला जाता है। एक समय जब वह अपनी मां के साथ इस स्थान पर गया था, उसे संग्रहालय का एक अनदेखा हिस्सा याद है, जहां उसे कभी जाने का मौका नहीं मिला था। कुछ देर सोचने के बाद वह उस क्षेत्र की ओर चल देता है। वहां उसे कुछ असाधारण चीज मिली, एक ड्रैगन का प्राचीन हृदय, जो अन्य सभी कलाकृतियों से अलग रखा गया था। दूसरी ओर वलय और भी अधिक तीव्रता से कंपन करने लगता है। रसेल ने इन दोनों कलाकृतियों के बीच संबंध को नोटिस किया। अंगूठी का आकार ड्रैगन की आंख जैसा है, और उसके सामने वाली वस्तु एक प्राचीन ड्रैगन का दिल है। वह जल्दी से अंगूठी अपनी उंगली में डालता है, और कंपन धीरे धीरे बंद हो जाता है। हालांकि थोड़ी देर रुकने के बाद अंगूठी रहस्यमयी शक्ति से बजने लगती है, और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है। आवाज उसे बताती है कि जब से आंख और दिल मिले हैं, उसने एक और आंख खोल ली है। एक विशाल ड्रैगन जो रसेल के दिमाग में मंडरा रहा है, यह बताता है कि वह एक नई पौराणिक कथा की आधारशिला बनना तय है।
इस वजह से इस बार पौराणिक कथाओं के लिए ही रसेल को एक और मौका दिया गया है। जैसे ही आवाज धीमी हो जाती है, वह अपने तंत्र को जगाता है और उसके आसपास की हर चीज विकृत हो जाती है। एक पल में वह समय में पीछे चला जाता है। वह अपने शिक्षक को उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए सुन सकता है, जिसके बाद एक किताब के सीधे उसके सिर पर पटकने की अचूक आवाज आती है। जब शिक्षक उसे कक्षा में इस तरह झपकी लेने के लिए डांटता है, तो वह झटके से ध्यान आकर्षित करता है। निस्संदेह रसेल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर क्या हो रहा है, या प्रोफेसर ह्यूबर्ट अचानक उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। आखिरकार जहां तक उसे याद है, ह्यूबर्ट का पहले ही निधन हो चुका था। वह उत्सुकता से इधर उधर देखता है, दाएं बाएं छात्रों की ओर देखता है, फिर स्वयं की ओर देखता है। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगती कि उसे किसी तरह अतीत में वापस भेज दिया गया है। इस बीच सजा के तौर पर ह्यूबर्ट ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर रसेल को अभी भी पता नहीं है कि किस प्रकार का जादू उसके प्रतिगमन को प्रेरित कर सकता है। अब जब वह इसके बारे में सोचता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि यह उस अजगर का ही काम होगा जिसने उससे बात की थी। तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी अंगूठी गायब है, जिससे उसे एक पल के लिए आश्चर्य होता है कि क्या उसकी मां का इससे कोई लेना देना हो सकता है। ठीक उसी समय शिक्षक कक्षा से बाहर आते हैं। भले ही हमारा लड़का अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं है और उसे आमने सामने की बैठक के लिए कार्यालय में आमंत्रित करते हैं। भले ही रसेल परेशानी में हैं, लेकिन असल में उन्हें यह एहसास अच्छा लग रहा है। लेकिन जल्द ही उसके सिर के पीछे एक जोरदार तमाचा पड़ा। बेशक यह हमारे लड़के के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ क्लासिक गुंडों का एक समूह है। उनमें से एक सुनहरे बालों वाला एक लड़का रसेल को भी थप्पड़ मारने का फैसला करता है, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक दिया क्योंकि प्रोफेसर देख रहे थे। रसेल सुनहरे बालों वाले लड़के को कोमा फ्रेडरिक के रूप में पहचानता है। इसके बाद फ्रेडरिक ने उस पर बुरी नजर डाली और उसे आदेश दिया कि अगर वह अपने जीवन को महत्व देता है तो वह बाथरूम तक उनके पीछे चले। इतना कहकर वे चले जाते हैं। जबकि रसेल एक बार फिर से यह सब अनुभव करने का मौका पाकर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा है, अचानक उसकी अधिसूचना प्रणाली उसे इन गुंडों को एक कठिन सबक सिखाने के लिए प्रेरित करती है। बदले में वह एक जादुई पत्थर अर्जित करेगा। रसेल निश्चित नहीं है कि यह किस प्रकार का भ्रम है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, फ्रेडरिक ने उसे फिर से बुलाया और कहा कि वह उनका पीछा करे, अन्यथा वह भागने की कोशिश कर सकता है। किसी भी तरह उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि ये लोग स्पष्ट रूप से इसकी मांग कर रहे हैं, रसेल अपना मन बना लेता है और कुछ और करने से पहले उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। कई वर्षों तक भाड़े का जीवन जीने के बाद फ्रेडरिक द्वारा दी गई उथली धमकियां और मौत की चकाचौंध उस आतंक की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उसने राक्षसों का सामना करते समय महसूस किया था। इसकी तुलना में ये लोग प्यारे टेडी बियर की तरह हैं जिन्हें आप गले लगा सकते हैं। वैसे भी एक बार जब वे बाथरूम में थे, फ्रेडरिक ने रसेल पर एक चुटीला प्रहार किया, लेकिन मेरा लड़का उसी ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसे खटमल कमीने कहता है। उसे इस अटल आत्मविश्वास को देखकर तीनों हतप्रभ रह जाते हैं, लेकिन वे यहां कोई बकवास लेने के लिए नहीं हैं। झुंड में सबसे अधिक उत्सुक व्यक्ति मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी ऊपर उठाता है, लेकिन रसेल उसके पास से निकल जाता है और एक विनाशकारी मुक्का मारता है जिससे वह आदमी बेहोश हो जाता है। दूसरा, अपने दोस्त को नीचे जाते देख रसेल पर भी आरोप लगाता है, लेकिन वह भी एक मुक्के से हिल जाता है जो उसे एक ही झटके में गिराने के लिए काफी मजबूत होता है। फिर भी यह फ्रेडरिक को डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। दरअसल वह और अधिक अहंकारी होता जा रहा है। वह अपनी धूम्रपान पाइप एक तरफ फेंक देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह रसेल का मजाक उड़ाते हुए उस पर तंज कसता है और कहता है कि चूंकि रसेल जादू का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए उसने कुछ सस्ते मार्शल आर्ट सीखे हैं। उनका दावा है कि एक गिरे हुए परिवार से यही उम्मीद की जाती है। इसके बाद फ्रेडरिक ने अपनी उंगलियों पर 4 अंगूठियां डाल दीं और रसेल को याद दिलाया कि हालांकि जादू की मनाही है, लेकिन छोटी कलाकृतियों की अनुमति है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को रसेल पर लॉन्च किया, लेकिन मेरा लड़का बस उसकी ओर आने वाली मुट्ठी पकड़ लेता है, उसकी कलाई मरोड़ देता है और दर्द से फ्रेडरिक के घुटनों को मुड़ते हुए देखता है। रसेल की ठंडी चमक फ्रेडरिक को अंदर तक झकझोर देती है और वह क्रोधित हो जाता है कि फ्रेडरिक जैसा कोई व्यक्ति उसके परिवार के नाम का उल्लेख करने का साहस करेगा। एक आखिरी मुक्के से रसेल ने कमीने को काबू में कर लिया। एक बार जब वह इन गुंडों को कड़ा सबक सिखाने का काम पूरा कर लेता है, तो रसेल बाथरूम छोड़ देता है और फर्श पर दीवार के सामने बैठ जाता है और सोचता है कि क्या उसने थोड़ा अति कर दी है। ठीक उसी क्षण सिस्टम अधिसूचना उसके सामने साकार हो जाती है और उसे वादे के अनुसार निम्नतम श्रेणी का जादुई पत्थर प्राप्त होता है,
जैसे ही पत्थर उसके हाथ में आता है, सिस्टम उसे इसे खाने के लिए कहता है। हालांकि रसेल निश्चित नहीं है कि उसे वास्तव में इसे खाना चाहिए या नहीं। उसका मानना है कि यह एक और अवसर होना चाहिए जिसमें दूसरी बार जीवन जीने का मौका दिया गया हो। वह पत्थर चबाना शुरू कर देता है और उसे एहसास होता है कि इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। अचानक मन नामक एक लाल ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर दिखाई देने लगती है। ऊर्जा जल्द ही उसे घेर लेती है और उसे भयभीत कर देती है। स्क्रीन उसे सूचित करती है कि उसने पत्थर के भीतर निहित मन प्राप्त कर लिया है। अचानक उसे अपनी छाती से एक सनसनी महसूस होती है और वह अभी भी घबराया हुआ है। हमारे आदमी को अचानक एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह खुद को स्थिर करने के लिए अपने हाथ अपनी छाती पर रखता है। उसे एहसास होता है कि उसने जो मन खाया था वह बाहर बह रहा है, इसलिए वह शांत हो गया ताकि वह अपना काम कर सके। स्क्रीन वापस आती है और उसे बताती है कि सर्कल में मन बढ़ रहा है। मन सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, उसे प्राप्त मन उसके हृदय के चारों ओर के जादुई चक्र द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। वह शांत रहता है और खुश है कि आखिरकार यह स्थिर हो रहा है। हमारा आदमी अचानक मुस्कुरा देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे जैकपॉट मिल गया है। इस नई विधि से वह अंततः मैना नस की संकीर्णता पर काबू पा सकता है जिससे वह हमेशा डरता था। वह अपने परिवार के पतन और फिर अकादमी से अपने निष्कासन के बारे में सोचता है। जैसे कि वे अनुभव बहुत बुरे नहीं थे, उसे तीसरे दर्जे के भाड़े के सैनिक के रूप में समझौता करना पड़ा। अंततः ऐसा लगता है कि वह उस भविष्य को बदल सकता है जिसका उसने अनुमान लगाया है। वह एक नई खुशी के साथ हॉल में घूमता है और ऐसा लगता है जैसे चीजें उज्ज्वल दिख रही हैं। कुछ क्षण बाद रसेल प्रोफेसर ह्यूबर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे अंदर आने के लिए कहा जाता है। वह कमरे में चलता है और बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठने के लिए कहता है। रसेल निराश होकर बैठ जाता है और प्रोफेसर उसका नाम उसी तरह पुकारते हैं जैसे बुजुर्ग लोग तब पुकारते हैं जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। प्रोफेसर ह्यूबर्ट उसे बताते हैं कि आज वह अपने सामान्य स्वभाव में नहीं है। समस्या को हल करने में मदद करने के लिए वह यह सुझाव देना जारी रखता है कि समस्या क्या हो सकती है। वह रसेल से पूछता है कि क्या वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। प्रोफेसर ने उसे सूचित किया कि उसने एक अफवाह सुनी है कि उसके सहपाठी उसे धमका रहे हैं और उसे आश्चर्य होता है कि क्या यही कारण है। रसेल अपने पिछले जीवन में प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ अपनी मधुर यादों को याद करते हैं और वह याद करते हैं कि कैसे उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। जब जवाब देने की बारी आती है तो अंततः वह मुस्कुराता है और उसे याद आता है कि वह हमेशा से यही कहना चाहता था। तो वह प्रोफेसर को सूचित करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति उसकी बातों से हैरान हो जाता है और रसेल उसे पूछने के लिए धन्यवाद देता है। प्रोफेसर खांसते हैं और कहते हैं कि एक प्रोफेसर के रूप में अपने छात्रों की देखभाल करना उनका काम है। हालांकि वह ऐसा जोड़ता है क्योंकि उसे दंडित किया जाएगा क्योंकि उसे आज कक्षा में झपकी आ गई थी। प्रोफेसर उसके सामने किताब खोलता है और उससे कहता है कि सजा आसान नहीं होगी। उन्हें उनकी पाठ्यपुस्तक के एक भाग पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट लिखने का कार्य दिया गया है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसा वर्ग है जिससे उच्च वर्ष के लोग भी संघर्ष करते हैं। जब वह बोलता है, स्क्रीन फिर से खुलती है और उसे घोषणा करती है कि उसका नया मिशन प्रोफेसर ह्यूबर्ट के कार्य को पूरा करना है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि पूर्णता के स्तर और प्रोफेसर ह्यूबर्ट की संतुष्टि के स्तर के आधार पर उसे अतिरिक्त पुरस्कार मिल सकते हैं। इनाम एक और निम्नतम श्रेणी का मैनस्टम और कुछ रहस्यमयी चीज है। रसेल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि असाइनमेंट पूरा करना भी एक मिशन है। प्रोफेसर ने देखा कि उसकी आंखें चौड़ी हो रही हैं, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या असाइनमेंट बहुत कठिन है। रसेल ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, इसलिए उसने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया। बाद में रसेल कुछ घंटों के बाद कार्य पूरा करता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह कार्य उतना कठिन नहीं है जितना देखने में लगता है। अपने पिछले जीवन में वह जादू के सैद्धांतिक भाग का बहुत कठिन अध्ययन करता था क्योंकि वह मन का व्यावहारिक रूप से उपयोग करने में निराश था। लेकिन इस नए जीवन में ध्यान देने लायक कुछ और भी है। कुछ और भी है जो पढ़ाई जितना ही महत्वपूर्ण है। उस चीज को मनवाने प्रशिक्षण कहा जाता है। रसेल को भाड़े के सैनिक के रूप में अपनी एक नौकरी याद है जहां वह एक राक्षस से बच रहा था। वह बताते हैं कि मन नस वह मार्ग है जो मन को प्रसारित करता है। मन श्वास के माध्यम से अवशोषित होता है। मन शिराओं के माध्यम से प्रसारित होता है और हृदय में एकत्रित होता है। फ्लैशबैक में राक्षस हमारे नायक के करीब आ जाता है।
राक्षस अपने एक बड़े पंजे को जमीन पर पटक देता है और रसेल तुरंत रास्ते से हट जाता है। जब वह भाग रहा होता है तो वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि राक्षस उस पर फिर से हमला करने आ रहा है। वह बताते हैं कि शरीर से मन के प्रवाह को उलटने को जादू कहा जाता है। फ्लैशबैक में वह कुछ चक्रीय जादू करता है और अपने हाथों से कुछ आग छोड़ता है। यह बहुत बड़ी आग है और आग राक्षस को घेर लेती है। बात यह है कि आपकी मन नसें जितनी मजबूत होंगी, आप उतना ही अधिक मन एकत्र कर सकते हैं और उतनी ही तेजी से उसे छोड़ सकते हैं। आग बुझने के बाद राक्षस स्पष्ट रूप से सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि वह इतनी तेज आग नहीं छोड़ सका कि उसे नुकसान पहुंचा सके। उसे एहसास होता है कि वह पक चुका है, इसलिए वह राक्षस के अगले हमले को रोकने के लिए एक ढाल बनाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह जादू करने के लिए मंत्र का जाप पूरा कर पाता, उसे अचानक प्रभाव महसूस होता है। राक्षस तुरंत उसे अपनी पूंछ से जोरदार मुक्का मारता है। अंततः राक्षस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी भी फ्लैशबैक में रसेल बताते हैं कि उनकी बीमारी ने राक्षसों से लड़ना एक पूर्ण दुःस्वप्न बना दिया था। वह चट्टान में थोड़ा बेहोश रहता है। अचानक उसे होश आ गया। वह जल्द ही राक्षस के एक और प्रहार का शिकार हो जाता है, जो उसे खोखले पत्थर में गहराई तक धकेल देता है। वह सोचता है कि क्या आकाश को उसके दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य से सहानुभूति है या यह सिर्फ भाग्य हो सकता है। बात यह है कि पतझड़ ने उसे एक भूमिगत स्थल में लॉन्च कर दिया।